हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो खूब मन ला के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। तो चलिए हम आज फिर से 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगला भाग, अगला पार्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आज हम लोग जो बेसिक बात पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक हमारा क्या है? मोल कंसेप्ट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। अब यहाँ इस टॉपिक में देखा जाए तो एक बहुत बेसिक बात है मोल। ये मोल क्या है? ये मोल क्या है? तो जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ा करते हैं, उसमें आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वाले में पढ़ा करते हैं कि देयर आर 7 फिजिकल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। उसमें पढ़ा करते हैं आप मास, लेंथ, टाइम, इस तरीके से लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ते हैं। तो ये जो उसी में एक लास्ट में आपने देखा होगा, लिखा होगा मोल। ये मोल क्या है? ये एक यूनिट है। किसका यूनिट है? जिस तरीके से मास का जो फिजिकल क्वांटिटी मास है उसका यूनिट केजी हुआ करता है, लेंथ का यूनिट मीटर हुआ करता है, टाइम का यूनिट सेकेंड हुआ करता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर हुआ करता है। तो इस तरीके से भी जो अमाउंट ऑफ मैटर है, पदार्थ की मात्रा है, उसका यूनिट मोल हुआ करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें मोल में कि मोल क्या है। तो सबसे पहली जानकारी हम इसका लेंगे, आगे पढ़ेंगे मोल क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो मोल क्या है? इट इज बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। यूनिट इकाई है। ये क्या है? इकाई है। किसका इकाई है? पदार्थ की मात्रा का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेसिक यूनिट है। क्या चीज़? हमारा ये मोल। ये जो मोल टर्म है इसको किसने दिया? तो एक लाइन लिखेंगे कि इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको कौन लाया, इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस्ड बाय ओसवाल। ओसवाल ने मोल के बारे में बताया। चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं मोल को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। डिफिनेशन क्या है मोल का? तो कार्बन 12, ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है हमारा, कार्बन का आइसोटोप हम जैसे समस्थानिक जानते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 का यदि हम 12 ग्राम ले लें, इसका 12 ग्राम ले लें और इसमें हम काउंट करना शुरू करें, कार्बन 12 का क्या किया? कार्बन 12 ग्राम ले लिया, 12 ग्राम हमने कार्बन 12 का ले लिया। ये जो आइसोटोप है इसका 12 ग्राम हमने ले लिया। अब इस 12 ग्राम में यदि हम कार्बन के एटम को काउंट करना शुरू करें, तो जब काउंटिंग किया तो ये जो वैल्यू आया वो कितना एटम आया? 2.06.022 इंटू 10 के पावर 23। इतना सारा एटम आ गया। ये एटम किसका है? एटम ऑफ कार्बन 12। एटम ऑफ कार्बन 12 का क्या हो गया? एटम। अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोल। इसी को क्या बोलते हैं? मोल। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो देखिए, ये जो कार्बन 12 है उसके 12 ग्राम में, 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वह हमारा क्या है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और इसी का यही जो चीज़ है वो क्या है? कार्बन एटम। इतना संख्या है और इसी को क्या बोलते हैं? मोल। इसी को हम बोलते हैं 1 मोल, है ना। और इसी का दूसरा नाम है एवोगाड्रोस नंबर। तो इन तमाम बातों को हम कर रहे हैं, ठीक है। इस बातों को हम एक साथ करते हैं, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। इसी चीज़ को डिफिनेशन में भी लिखते हैं। तो मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? लिखेंगे
द नंबर ऑफ एटम, मोल को डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ, है ना, एटम या एंटिटीज लिख दे, ज़्यादा अच्छा होगा, एंटिटीज present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यहां पे एक वर्ड हमने लिखा एंटिटीज, इसका मतलब क्या होता है, इस एंटिटीज का मतलब है क्या है, इसका मतलब है कि आप एटम समझें, आप मॉलिक्यूल समझें, आप आयन समझें, आप इलेक्ट्रॉन समझें, प्रोटॉन समझें, न्यूट्रॉन समझें, जो समझना है समझें। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितना, उस 12 ग्राम में कितना एटम पाया गया था, तो उसकी बात करें तो 1 मोल इज इक्वल टू, जो वैल्यू आया वो आया 0.6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतने सारे एंटिटीज़ आए, ये जो वैल्यू है इसी को हम कहा करते हैं मोल, ठीक है ना, इसी को क्या करते हैं मोल। और ये जो संख्या जो आया है कैलकुलेट करके 12 ग्राम में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप की हमने बात किया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप की बात किया, तो उसमें जो ये संख्या आ रहा है, तो यही संख्या हमारा एवोगैड्रोस नंबर भी कहलाता है। एवोगैड्रोस नंबर भी कहलाता है, और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो Na से करा करते हैं, ठीक है। फिर से हम वापिस समझते हैं बातों को कि हमने क्या कहा, शुरुआत से करते हैं शुरू। तो मोल क्या होता है, मोल एक इकाई है, एक यूनिट है, किसका है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट है वो क्या है, मोल है। मोल को डिफाइन कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात समझें कि हमने कार्बन 12 का जो आइसोटोप था उसका 12 ग्राम 12 ग्राम हमने अमाउंट ले लिया, और उसमें हम उसके एटम को फाइंड आउट करना शुरू किया, तो उसमें हमें एक इतना सारा एटम मिल गया, ठीक है। तो कोई भी एंटिटी जो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर है, उसको क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। Any entities which is equal to 6.022 into 10 के पावर 23 is called 1 मोल। और एंटिटीज़ क्या क्या हो सकता है, वो हमारा एटम हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। यदि ये पेन भी इस संख्या के बराबर हो तो हम कहेंगे क्या चीज़, ये 1 मोल है, पेन है हमारा, ठीक है। तो कुछ भी इस संख्या को अटेंड कर लिया उसी को हम बोलते हैं मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और इस संख्या का दूसरा नाम क्या है, एवोगैड्रोस नंबर भी नाम हुआ करता है, एवोगैड्रोस नंबर भी नाम हुआ करता है। ज़रा गौर से समझेंगे, थोड़ा कुछ और आगे हम बात करें और आगे बात करें तो ये जो हम लिख रहे हैं ये आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लिख रहे हैं एवोग्राम, एक वर्ड हम लिखा एवोग्राम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/Na। 1/Na का मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब होता है 1/Na का वैल्यू अभी देखा हमने, यहाँ पर लिखा हुआ था 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है, जो किसके बराबर हुआ करेगा। इसको यदि आप डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आएगा, ये आएगा 1.67 इंटू 10 के पावर -24, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एवोग्राम के यहाँ 1 डाल्टन भी बोला करते हैं, 1 डाल्टन। तो यहाँ इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा।
ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोल की बात को करें हम, तो मोल का जो क्वेश्चन आया करता है वो 3 तरीके क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आपको परेशानी होगी, तो इसीलिए हम इतना पढ़ाएं ताकि आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो जेई का, नीट का, सबका हो जाएगा, लेकिन बहुत कम में बहुत कुछ पढ़ा देंगे। बस ध्यान रखेंगे, आप समझेंगे चीज़ों को, किस तरीके से देखेंगे कि मोल का जो भी क्वेश्चन पूछता है, वो कोई भी एग्जाम हो, मोल का जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके क्वेश्चन देता है। वो 3 तरीके से पूछता क्वेश्चन। कैसे? या तो मास देगा, या वो नंबर देगा, या फिर वो वॉल्यूम देगा। वो 3 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए हम मोल को भी इन तीनों फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम बात करने वाले हैं, क्या कहा आपको कि ये जो मोल है उसको 3 तरीके से वो पूछता है। मोल है ना, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास। फिर बात करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, और आगे बात करें तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसका होगा? गैस का होगा। हम आगे बात करेंगे एसटीपी, एनटीपी पे। सब क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, एसएटीपी क्या होता है, सब बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अभी समझें एक एक करके। इसी 3 तरह का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। या तो मास दे देगा तो नंबर पूछ लेगा, नंबर दे देगा वॉल्यूम पूछ लेगा, वॉल्यूम देगा मास पूछ लेगा, वॉल्यूम देगा नंबर पूछ लेगा। इसी को घुमाते रहता है वो। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों बातों को समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो पहली बात करें हम, पहला हमारा है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म में मोल क्या होता है? तो आपको याद होगा कि हमने 2 बातें पिछले क्लास में किया था। एक किया था GAM, दूसरा किया था GMM। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था कि एटॉमिक जो वेट है, एटम का जो वेट है, एटॉमिक वेट इन ग्राम। ठीक है, और जीएमएम में कहा था कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यहाँ एटॉमिक मास इन ग्राम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि समझेंगे बात को कि जब किसी एटम के मास को ग्राम में लिख दिया करते थे तो उसको 1 मोल कहा करते थे, या ग्राम एटम भी इसको कहा करते थे। तो यही हमारा 1 मोल हुआ करता है। 1 मोल जो क्या था, ग्राम एटम, या इसी को हम कहते थे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, पिछले क्लास में हमने किया था इस चर्चा, इस बात को। अब जरा हम इससे आगे बढ़ें, फार्मूला हम बना लेंगे, पहले समझते हैं। जैसे हमने कहा, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के जरिए फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा हमने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसको मोल की भाषा में लिखें, कितना मोल हुआ। इसको मोल की भाषा में लिखें कितना मोल हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को यदि हम ग्राम में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो ये कितना मोल हुआ? 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, फिर से हम कहें कि 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, आप कितना मोल कहेंगे? आप कहेंगे सर ये 16 ग्राम था, है ना, चलो थोड़ा 8 लिखते हैं।
ये 16 ग्राम था 1 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास हुआ करता है वो 16 होता है। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास ग्राम में लिख दीजिए तो वही 1 मोल होता है। तो चूंकि इसका एटॉमिक मास 16 था, ग्राम में लिख दिया तो 1 मोल हो गया। सर इसका ये आधा है, सर 16 का आधा कितना 8, तो सर ये हाफ मोल हुआ, है ना। चलो हमने कहा ठीक है ये 4 ग्राम लिख दो, किसका, ऑक्सीजन एटम का। तो सर ये तो इसका भी आधा है, मतलब इसका 1/4 है, सर 1/4 मोल हो गया ऑक्सीजन का। फिर हमने कहा ठीक है तो अब बताओ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम हमने लिया, अब कितना मोल है। आप कहेंगे सर हमको पता है, क्या पता है, कि ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 16 होता है, और उसी को ग्राम में जब लिखते हैं तो उसको हम मोल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 16, 32 है सर, तो 16 ग्राम और ग्राम जो हुआ 1 मोल हुआ, तो 32 से लिए 32 ग्राम है तो कितना सर 2 मोल होगा। यस, कितना होगा 2 मोल। कुछ समझ में आ रही बात है आपको। फिर से आगे हम बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के जरिए और बात आगे करते हैं। देखा जाए, देखिए फिर से हमने कहा ठीक है 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम है। आप क्या कहेंगे, सर नाइट्रोजन का हमें पता है क्या चीज़, एटॉमिक वेट वो 14 हुआ करता है। परमाणु भार कितना होता है इसका 14, तो सर 14 ग्राम है, और जो परमाणु भार होता है वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। अच्छा ठीक है, तो कितना मोल होगा ये 1 मोल। ठीक है, कुछ और करें हम यहाँ, चलो कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं बहुत सारा, आप बताना हमें। अब 28 ग्राम आसान दे रहे हैं नाइट्रोजन एटम अभी भी है हमारे पास, कितना मोल हुआ। फिर हमने कहा ठीक है 35.5 ग्राम क्लोरीन एटम, Cl मीन्स क्लोरीन एटम। फिर हमने कहा ठीक है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना मोल। फिर हमने कहा 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। फिर हमने कहा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम। अब कितना मोल होगा, किससे कंपेयर करेंगे, इसके एटॉमिक मास से। कितना होता है वो, नाइट्रोजन का 14 होता है, 28 है तो कितना हुआ 14 2 14 दूनी 28, तो 2 मोल हो गया। अच्छा क्लोरीन का कितना हुआ करता है, एक एटम का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, परमाणु भार याद है आपको 35.5, तो ये 1 मोल। हाइड्रोजन कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, तो इसका कितना है 4 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 4 ग्राम बराबर 4 मोल, यस 4 मोल। 70 नाइट्रोजन का 1 मोल में कितना होता है सर, इसका एटॉमिक जो वेट होता है वो 14 होता है, तो 14 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 70, तो 14 5 14 5 70, 14 है ना, 5 + 70, सर 5 मोल सर, यस। अब यहाँ देखा है कैल्शियम कितना होता है, तो सर इसका एटॉमिक जो वेट होता है सर वो 20 हुआ करता है, 20 होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है 40, तो सर ये 40 ग्राम बराबर सर 1 मोल, तो 100 ग्राम बराबर सर 2.5 मोल, यस 40 दूनी 80 और 20 2.5 मोल। तो यहाँ से हमने ये सब कैसे निकाला, अब इसे एक फार्मूला बनाते हैं। इन बातों से क्या करते हैं, एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं हम लोग, रेडीमेड फार्मूला तैयार करते हैं। ठीक है, एटम के लिए ग्राम एटॉमिक या ग्राम एटम वाला जो हमने कंसेप्ट सीखा था उसी को लेकर अभी आगे बढ़ा। अब इसी को लेकर के क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं, अभी जो आपने अभी किया उसी से। तो यहाँ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम
मीन्स n, मोल को हम n से नोट करते हैं, तो n ऑफ एटम की बात किया जाए तो जो गिवन वेट था, ठीक ना, गिवन वेट इन ग्राम, जिसको आप WG कहा करते हैं, डिवाइडेड बाय एटम है, तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कहें वेट कहें एक ही बात है ना, केमिस्ट्री में एक ही है, फिर बहुत अलग है लेकिन केमिस्ट्री में एक ही मान के चलते हैं। तो हमारे यहाँ से एक फार्मूला क्या है, n ऑफ एटम की बात किया जाए तो WG बाय MW। तो ये हमारा एटम के टर्म में, एटम के रिगार्डिंग हमने बात किया अभी, तो कहा इसको मोल है, ठीक ना, मोल है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा कंसेप्ट था, क्या चीज़, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको कहा, क्या कहा करते थे हम, ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा करते थे, ठीक ना। तो इसके रिगार्डिंग हम, ये दूसरा कंसेप्ट हमारा, पहला हमने एटम के बारे में सीख लिया, एक फार्मूला बना लिया, यहाँ पे ये फार्मूला है एटम के रिगार्डिंग, ठीक ना। अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कहा था ये 1 मोल के बराबर होता है, कब मोल के बराबर होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी अणु का जो अनुभार होता है, उसी को यदि हम ग्राम में लिख देते हैं, उसी को क्या करते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, यस, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जरा इससे कुछ एग्जाम्पल कर लें, फिर हम आगे एक फार्मूला वापस इस तरह का बनाएंगे, ठीक है, रेडीमेड फार्मूला बनाएंगे। पहले देख लेते हैं। चलिए, जैसे हमने कहा 32 ग्राम ऑफ O2। अच्छा, O2 क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम था, 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होमो मीन्स सिमिलर, एटम मीन्स एटॉमिक, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब इस O2 का कितना, ये मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो सर 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 दूनी 32 सर, ओ अच्छा 32 है, तो 32 ग्राम में क्या होगा, 1 मोल होगा। वाह, 1 मोल आ गया हमें, ठीक है। फिर से हम बात करें कि सर 14 ग्राम ऑफ N2, अभी भी होमो एटॉमिक है, N2 मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल है, ठीक ना, तब कितना होगा सर, 14 2 से 28, ये 28 ग्राम होगा तो 1 मोल होगा, और 14 है तो सर उसका आधा है, हाफ मोल, यस। सीखना, बातों को समझना। एटम मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर मास को, जितना किसी भी मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उसको ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल के बराबर होता है। क्लियर है बात, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको यदि हम ग्राम में लिख दें तो वो 1 मोल के बराबर होता है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, N2 का, नाइट्रोजन फ्री ऐसे नाइट्रोजन एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे नेचर में वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए हम N2 लेंगे 28। एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट था 14 होता है, तो N2 मॉलिक्यूलर कितना हो गया 28, तो 28 बराबर 28 ग्राम बराबर 1 मोल, तो यहाँ पे 14 ग्राम बराबर कितना, हाफ मोल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, ठीक, इस तरीके से हम आगे बात करें। और तो यहाँ लिखते हैं, कुछ और बातें लिखते हैं, जैसे कहा, ठीक है, 71 ग्राम Cl2 कितना मोल, 44 ग्राम CO2 कितना मोल, 98 ग्राम H2SO4, पिछले क्लास में हमने दिया था बहुत सारा, उसी में से लिख रहे हैं, ठीक ना। 200 ग्राम CaCO3 कितना मोल। फिर हम बात करें और आगे, ठीक ना, 46 ग्राम ऑफ 23 ग्राम ऑफ C2H5OH इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। 36 ग्राम ऑफ H2O, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। चलिए अब सबका हम मोल के भाषा में लिखते हैं। अब जरा गौर करो, Cl2 का कितना होता है, एक क्लोरीन का 35.5 ग्राम,
एक क्लोरीन एटम का, और Cl2 है, मतलब ये मॉलिक्यूल है, अभी भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये सब हमने होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा, जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, उसको होमोएटॉमिक कहते हैं। तो एक क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है सर वो 35.5 होता है, ठीक है। और Cl2 है तो कितना होगा 35.5, 35.5 गुने 2, 71। ओ अच्छा, 71 ग्राम कितना होता है, 1 मोल के बराबर होगा Cl2 में। तो क्या होगा हमारा 1 मोल, ठीक है। अब देखें CO2 की बात आ गई। अच्छा वो सर CO2 का तो सीखा था पिछले क्लास में, हमने सीखा था, क्या सीखा था कि सर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 प्लस 32 सर 44 हुआ करता था। ओ अच्छा 44, तो 44 इसका क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास, और संयोग से 44 इसका मॉलिक्यूलर मास, और 44 ग्राम को 44 ग्राम लिख दे तो क्या 1 मोल के बराबर होगा। संयोग से यहाँ 44 ग्राम ही दिया हुआ है, तो कितना मोल के बराबर होगा, ये अभी कितना होगा 1 मोल के बराबर होगा। अच्छा आगे बात करते हैं। सर ये H2SO4, अच्छा पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, है ना। तो ये H2SO4 के लिए क्या होगा, ये 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया 98 इसका हुआ मॉलिक्यूलर मास, और उसी को ग्राम में लिख दें तो क्या हो गया 1 मोल के बराबर। तो कितना हो गया ये 98 ग्राम, यस। फिर कितना हो गया 1 मोल। अच्छा ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो ये कैल्शियम कितना था 40 प्लस 12 प्लस ये 16 इंटू 3, तो 48 प्लस 12 60 40 100, तो 100 मतलब 100 हुआ इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 100 हुआ मॉलिक्यूलर मास, तो 100 ग्राम बराबर कितना होगा 1 मोल, और 200 ग्राम मतलब कितना होगा 2 मोल, यस 2 मोल। समझते हैं बातों को। अब ये C2H5OH है, तो ये 12 2 जा 24 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 16 कितना हुआ 46 हुआ। तो ये 46 इसका आ रहा है, तो 46 बराबर कितना मोल 46 ग्राम बराबर 1 मोल। सर आधा है 23 है, हाफ मोल सर, यस हाफ मोल। चीज़ें आ रही समझ में। H2O का है तो 16 और प्लस 2, 16 उसका एटम का, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक वेट 16, और हाइड्रोजन का 2 कितना 18। सर 18 है तो 18 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 32 है सर, तो कितना सॉरी 36 है तो कितना 18 2 जा 18 दूनी 36, 2 मोल सर, यस 2 मोल, है ना। फिर आगे बात करें अमोनिया का, तो नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन था 3, तो 14 प्लस 3 कितना होता है 17, 17, और 17 है, और 17 ग्राम भी लिखा उसने, तो कितना मोल सर ये तो 1 मोल है ना। तो चलिए यहाँ से अब हम फार्मूला बनाते हैं। जिस तरीके से यहाँ फार्मूला बनाया उस तरीके से यहाँ भी एक फार्मूला बनाते हैं। क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ से फिर हम बात करें कि नंबर ऑफ मोल, है ना, ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, एन ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या होगा फिर उसी तरीके से गिवन वेट इन ग्राम WG बटे मॉलिक्यूल है तो क्या लिखेंगे नीचे में मॉलिक्यूलर मास, एटम था तो एटॉमिक मास, है ना, तो क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास पर अनुभार, जिसको MW से नोट करते हैं। यहाँ भी MW से नोट करते हैं, एटम के लिए भी मॉलिक्यूल के लिए भी MW से ही करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो गया एन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या हो गया WG वेट इन ग्राम बट्टे मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के सामने आया, ठीक ना। इस तरीके से कहने का मतलब है कि यदि एटम रहेगा तो उसके एटॉमिक मास को उस जितना वेट गिवन मास देगा वो क्वेश्चन के अंदर, उसके एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। यदि वो मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या करेंगे, जितना वेट देगा उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, उसका मोल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मास के टर्म में हमने सीखा। चलिए आगे बढ़ें, मिटाएं इसको। चलिए एक फार्मूला बना के लिखते हैं सबको। वन मोल बराबर क्या क्या,
तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास, या ऐसे लिखें ग्राम एटॉमिक मास बराबर 1 मोल इक्वल टू हम लिख सकते हैं ग्राम एटम, ग्राम एटम। फिर लिख सकते हैं यहाँ से हम क्या चीज़, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल। और हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो वेट देगा बटे mw, ये n इज इक्वल टू हमारे पास एक फार्मूला आ गया, क्या चीज़, ये फार्मूला आ गया। यहाँ पे n हमारा मोल है, जो देगा, यदि एटम होगा तो यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल। यदि आयंस होगा, आयंस होगा जैसे SO4 डबल नेगेटिव, इसका मोल बताइए, इसका यदि उसने दे दिया कितना, इसका दे दिया उसने 48 ग्राम दे दिया, ठीक है। अब कहा कि इसका बता दो, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ n किसका होगा, इसके लिए मोल SO4 का। अब इसका हम बात करेंगे कैसे, ये फार्मूला वेट करेंगे, तो S का कितना होता है, S के यहाँ से देखा जाए, यहीं पे लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो आपको। तो ये सल्फर कितना होता है 32, उसी तरीके से जोड़ेंगे, चार्ज को कुछ नहीं करेंगे, 32, ऑप्शन कितना हो 16 × 4 कितना हुआ सर, 32 + 64 सर 96, यस 96। तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगाएंगे, वेट इन ग्राम बट्टे ये जो फार्मूला मास होगा इसका 96, ठीक ना, mw। तो बस सिंपल सा हमारा 96, ये 48 दिया हुआ है यहाँ पे mw, तो ये आया यहाँ से 48/96 सर, 2 टाइम्स कट गया, 1/2 हाफ मोल सर 0.5 मोल। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल हमारा जो फार्मूला है वो n = Wg/mw का मीनिंग समझ में आ गया। ये गिवन वेट है, एटम होगा उसका, मॉलिक्यूल होगा उसका, कोई आयंस होगा उसका, ठीक है। ये Wg क्या क्या है, ये किसका किसका वेट हो सकता है, ये है वेट ऑफ एटम हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयन हो सकता है, और ये mw क्या हो सकता है, ये हो सकता है एटॉमिक वेट। एटम होगा तो एटॉमिक वेट होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, आयंस होगा तो फॉर्मूला मास होगा, ये क्या होगा, फॉर्मूला मास होगा। तो इस तरह की बातें करेंगे, जो रहेगा उसको हम उसमें पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने मोल को एक टर्म में सीखा, मोल को क्या किया, एक टर्म में, मास के टर्म में हमने मोल को सीखा, ठीक ना। मोल को किसके टर्म में सीखा, मास के टर्म में। अब हम दूसरा बात करते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के आधार पे मोल किसको कहेंगे, जरा हम समझते हैं इस बात को। तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। आपको याद होगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो हमने संख्या को देखा था कि एटम कितना है, जब कार्बन 12 के 12 ग्राम लेकर के इसमें हमने काउंट करना शुरू किया कि इस 12 ग्राम में कितना एटम है कार्बन का, तो हमें एक संख्या मिला 6.022 × 10⁻23, और इसी को क्या कहते हैं हम, 1 मोल के बराबर कहते हैं। तो 1 मोल कोई भी इंटिटी जो 6.022 × 10⁻23, ये कोई भी इंटिटीज हो, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये 1 मोल के बराबर है, ठीक है। तो फार्मूला बनाने से पहले कुछ एग्जाम्पल के जरिए चीज़ों को हम समझते हैं, फिर वापस से हम बात करने वाले हैं किसके, फार्मूला के। तो चलिए आइए हम देखते हैं। जैसे हमने कहा, ठीक है, हमने कहा 6.022 × 10⁻23, ये कितना मोल, ये कितना मोल, तो हम कहेंगे ठीक है ये 1 मोल होगा। क्या होगा, ये 1 मोल। क्यों, क्योंकि इतना संख्या किसके बराबर होता है, 1 मोल के, और ये हमारा क्या है, एक संख्या है
है ना। इसी को हमने क्या कहा था, याद है आपको, एवोगाड्रोस नंबर Na, ये Na के बराबर हुआ करता है, ये Na के बराबर हुआ करता है, ठीक है। अब आगे देखें, यदि हमने लिख दिया 6.011 इंटू 10 के पावर 23, तो ये कितना मोल होगा। अच्छा, इसका ये आधा है सर, 6.022 इंटू 23 ये 1 मोल के बराबर है, इसका आधा है तो कितना मोल, हाफ मोल, यस हाफ मोल। फिर हमने कहा ठीक है आगे बढ़ें, 12.044 इंटू 10 के पावर 23 ये कितना मोल हो गया सर, इसका दुगुना है ये, इसका दुगुना है ये, तो कितना मोल होगा, 2 मोल होगा। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है अब की बार बताओ आप, 6.022 इंटू 10 के पावर 24 कर देते हैं, कितना मोल बताओ। सर इतना तो ठीक है सर, इतना तो लग रहा है 1 मोल, लेकिन ये 24 हो गया, अब तो दिक्कत हो गई सर। कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख लो आप, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10 के पावर 1। मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 23 और 1 कितना हुआ 24, तो इतना बराबर कितना 1 मोल, तो इसको आगे कर सकते हैं 1 मोल इंटू 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 मीन्स 10, तो 1 इंटू कितना मोल, 1 इंटू 10 के पावर 1 मीन्स 10 मोल, यस 10 मोल। चलिए तो यहाँ से फिर एक हम फार्मूला बना के आते हैं सामने आपके, यहाँ से हम फार्मूला बना के आपके सामने आते हैं, देखते हैं हम लोग एक फार्मूला नॉर्मल बना करके और फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। पहले हम तीनों टर्म में देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 मोल इज इक्वल टू, हम बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करें तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से n, तो ये होगा गिवन नंबर मीन्स n डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जिसको हम Na भी कहा करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर भी कहा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम और आगे देखें तो n इज इक्वल टू n गिवन नंबर है, n गिवन नंबर है, और फिर हम यहाँ देखें आगे तो Na, ये जो है हमारा क्या है मोल आ गया, और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो गिवन नंबर इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं मोल इंटू Na। तो एक फार्मूला निकल के मेरे पास सामने आ गया। तो इस फार्मूला पे हम आगे बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, पहले हम देख लेते हैं। तो मोल के टर्म में, हम नंबर के टर्म में मोल की बात करें तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कोई भी इंटिटीज़ हो, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी यदि ये संख्या को अटेंड कर रहा है तो क्या कहते हैं उसको 1 मोल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं 1 मोल कहा करते हैं। आगे बढ़ें, तीसरा जो हमारा है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम अच्छा ये वॉल्यूम के टर्म में मोल की बात किसका करेंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं होगा, ये वॉल्यूम किसका होगा, ये ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस, और किस पे भी वो एट एसटीपी या फिर एनटीपी पे, एसटीपी या एनटी पे। इस बात को बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे, ध्यान रखेंगे इसका, ये सिर्फ किसके लिए है, वॉल्यूम किसका होना चाहिए, गैस पर, उसमें भी किसका, किस पे, एनटीपी या फिर एसटीपी पे ये होगा। चलिए तो हम बात करें यहाँ पे कि 1 मोल बराबर, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम बात करें 1 मोल किसके बराबर होगा, तो 22.4 लीटर और 22,400 ml, लीटर को ml में बदल दिया, ठीक ना, ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। मीन्स कहने का मतलब एसटीपी या फिर एनटीपी, हम आगे बात करते हैं कि एनटीपी क्या होता है और एसटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो कोई भी गैस का यदि 1 मोल हम लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो 22.4 लीटर होगा, और ml में इसी चीज़ को बोलना चाहे तो 22,400 ये ml लेंगे तो क्या होगा, वो 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो 1 मोल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को हम देखते हैं।
इसी बात को थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल के ज़रिए एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बात किया, ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, कितना मोल। फिर हमने कहा 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, क्या होगा। फिर हमने कहा 5.6 लीटर ऑफ HCl गैस एट STP, क्या होगा। हमने फिर से कहा 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, क्या होगा, कितना मोल। फिर हमने कहा 67.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, क्या होगा, कितना मोल। ज़रा इसकी बात करें। अब देखा जाए, जैसा कि हमें पता है 1 मोल किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब कोई भी गैस यदि 22.4 लीटर हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। तो यहाँ पे 22.4 लीटर ऑक्सीजन का है तो कितना मोल होगा, ओबियस सी बात है ये 1 मोल होगा। क्या होगा, ये 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में, 1 मोल। अब देखिए इसका आधा है, यहाँ गैस कौन सा है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस गैसियस वॉल्यूम से हमें फ़र्क पड़ता है कि उस गैस का वॉल्यूम क्या है। अब ये CO2 है CO2 है, इसका वॉल्यूम कितना है, 11.2 है, तो चूँकि इसका ये आधा है तो ये ½ मोल। अब यहाँ देखिए इसका भी ये आधा है, इसका 1/4 है ये, तो कितना होगा, 1/4 मोल। अच्छा, यहाँ पे हम इस पे गौर नहीं कर रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, सिर्फ हम गैसेस वॉल्यूम चाहिए और किस पे चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे चाहिए। यहाँ देखें इसका ये दुगुना है सर, 2 मोल, यस 2 मोल क्योंकि दुगुना है। सर यहाँ तिगुना है तो 3 मोल, बस हो गया। तो चलिए हम इससे एक फार्मूला बनाते हैं। मीन्स कहने का भी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि 22.4 लीटर जो होता है किसी भी गैस ही वट एवर द गैस में भी, गैस कोई भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। STP या NTP पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। उसी को यदि हम बात करेंगे ml में तो 22,400 ml, 22,400 ml उसका क्या होगा, वो है ना 1 मोल के बराबर होगा। चलिए इससे एक फार्मूला बनाएं, यदि हम वॉल्यूम के टर्म में बनाएं वॉल्यूम के टर्म में बनाते हैं फार्मूला, ज़रा उसकी बात किया जाए। तो 1 मोल N की बात करें, 1 मोल की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP या NTP, है ना, V गिवन। ठीक है, अच्छा ये लीटर में देगा, इन लीटर, तो यहाँ किसे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से। यदि ये ml में देगा तो किसे डिवाइड करेंगे, 22,400 ml। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं n, ठीक है, किसके लिए, गैस के लिए ये लिख सकते हैं कि क्या देखेंगे, V इन लीटर गिवन, यही वॉल्यूम है, बट 22.4 लीटर। यहाँ से आगे भी हम बढ़ सकते हैं, यदि V इन लीटर आपको निकालना हो, यदि दोनों दिया हो तो N ऑफ गैस जो मोल दिया है इनटू उसको क्या करेंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला निकल के सामने आया, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में आया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अभी आपको यहाँ पर अभी आपको, अच्छा ये चीज़ किस पे करते हैं, ज़रा इसको समझें हम बातों को, कि यहाँ पे ये सब किस पे होता है, एट STP या NTP ही हम बात कर सकते हैं। किस पे बात कर सकते हैं, एट STP और NTP पे।
ज़रा इसको समझ लेते हैं कि एसटीपी और एनटीपी होता क्या है। ठीक है, एसटीपी और एनटीपी ये होता क्या है। चलिए आगे बात करें हम। ये एसटीपी की बात किया जाए तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, तो टेम्परेचर कितना होता है, तो इसको हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम कह सकते हैं 273.15 केल्विन। ठीक है, आगे हम बात करें प्रेशर क्या लेंगे, तो प्रेशर लेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको 101.325 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं। पास्कल इज द एसआई यूनिट। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, तो इससे ये एसटीपी या एनटीपी दोनों है ना, एक ही है। तो इस पे यदि हम बात करें मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है? ये होता है 22.4 लीटर। ठीक है, इसीलिए एसटीपी पे हम लोगों ने बात कर रखा था। ये एसटीपी और एनटीपी पे क्या होता है? एसटीपी एनटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब टेम्परेचर का वैल्यू हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 273.15 केल्विन ले सकते हैं, और प्रेशर का वैल्यू जो हम लेंगे वो 1 एटमॉस्फेरिक लेंगे, जो किसके बराबर होता है? 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक ना, आगे हम बात करें एक और इसमें हुआ करता है SAATP, है ना, एक और ये एनटीपी, और यहाँ एनटीपी भी लिख सकते हैं। एनटीपी हम बोल सकते हैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक और होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट, SATP होता है ना, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। ये जो है वो हम सिर्फ लैब यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, लैब यूज़, लेबोरेटरी में यूज़ करने के लिए हम SATP का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लिया करते हैं वो टेम्परेचर जो यूज़ करते हैं वो 25 डिग्री, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको 298 केल्विन की बात कर लो, और प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मोलर वॉल्यूम का भी, यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम लेते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, वो हमारा होता है 24.785 लीटर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, 24.785 हम इसको लिखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिया। आगे बढ़ें हम। इस जो अभी हमने मोल को 3 टर्म में देखा, उसको यदि हम संक्षेप में एक बिल्कुल संक्षिप्त भाषा में उसको संक्षेप में लिखना चाहे, एक नटसेल में लिखना चाहें कि एक लाइन लिखें और समझ जाए तीनों बातों को, तो ज़रा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए, तो हम मोल को, अभी आपने मोल को 3 टर्म में समझा, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो पहला क्या समझा? मास इन टर्म्स ऑफ, है ना, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। क्या समझा? मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला था हमारे पास, है ना, N = WG/mW। एक तो फार्मूला हमारे पास ये था। दूसरी बात किसको कहा था? ग्राम एटॉमिक मास
एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको हमने कहा था, ठीक है, ग्राम एटम भी कहा था, ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोला था, ग्राम एटम भी कहा था, और इसको क्या कहा था, ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा था, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्या बना, ये फार्मूला किसका, मोल इन टर्म्स ऑफ मास का, मोल इन टर्म्स ऑफ मास का। चलिए नंबर पे आते हैं, ये नंबर पे आते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर पे आते हैं। तो क्या कहा, ठीक है, यहाँ जो मोल था वो गिवन नंबर बट्टे एवोगाड्रोस नंबर है ना, इसको कहा 6.022 गुने 10 के पावर 23 या n बट्टे, इसी को क्या कहा था, Na, ये कहा था, ठीक है। तीसरा जो हमारा था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसका था, ओनली गैस का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, गैस का एट STP पे होना चाहिए या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए। तो कितना था, तो यहाँ N ऑफ गैस के लिए क्या हमने लिखा था कि जो गिवन वॉल्यूम है V इन लीटर बटे क्या चीज़ 22,000 22.4 लीटर, यदि ये ml में दे देगा, V इन ml में दे देगा तो क्या करेंगे, इसको हम 22,400 ml कर लेंगे, क्या करेंगे, 22,400 ml कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे इसी को समझने के लिए। जैसे हमने लिखा 3 मोल CO2 हो गया, 3 मोल CO2 ले लिया है ना। अब ज़रा समझेंगे इसको मास के टर्म में कितना मोल, यहाँ से इसके कहते हैं मास कितना होगा, तो 1 मोल CO2 कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम, तो 3 मोल है तो 3 × 44 ग्राम, ये मास हो गया इसका। इसके नंबर की बात करें तो 1 मोल कितना नंबर हुआ करता है, Na, तो यहाँ पे Na मीन्स इतना, तो 3 × Na, ये हो गया इसका मास, ये हो गया। वॉल्यूम के टर्म में बात करें, वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो 1 मोल गैसियस कितना होता है 22.4 लीटर, तो यहाँ पर कितना है 3 मोल है, 3 मोल है तो 3 × 22.4 लीटर, तो ये क्या मिल गया हमें, गैस का वॉल्यूम। मीन्स हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल के टर्म में देख लिया, ये मास के टर्म में देख लिया, ये हमने नंबर के टर्म में देख लिया, ये वॉल्यूम के टर्म में देख लिया, तो 3 तरीके से देख लिया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे हम बहुत सारा रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन का क्लास आप मिस मत करना, अच्छे तरीके से इसको समझना, पढ़ना आप। तो फिर हम कल जब वापस से आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके, थैंक यू।